हेलो देयर, होप यू आर डूइंग फाइन। वेलकम टू पोएम प्रोज, जहां आज हम एस.टी. कोलरिज की पोएम कुबला खान का थर्ड स्टैंजा पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन हिंदी में। इससे पहले के स्टैंजाज भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अ डैमज़ल विद अ dulcimer in a vision I saw. It was an Abyssinian maid, and on her dulcimer she played, singing of Mount Abora. अ पोएट यहाँ पर बोलते हैं कि उन्होंने एक विजन देखा, यानी उन्हें कुछ दिखा। वो क्या था? एक डैमज़ल थी, एक लड़की थी, यंग लड़की जिसको डैमज़ल बोलते हैं, और उसके हाथ में एक डल्सिमर था। डल्सिमर यानी कि एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, एक स्ट्रिंग्स वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, वो था उसके हाथ में। और वो कौन थी? एबिसीनियन मेड, यानी एबिसीनिया जो जगह है वहाँ की एक लड़की थी। अब एबिसीनिया क्या है? एबिसीनियन एम्पायर जो था उसे हम मॉडर्न डे में इथोपिया के नाम से जानते हैं। इथोपिया एक कंट्री है अफ्रीका में, तो वो पहले एबिसीनिया या फिर एबिसीनियन एम्पायर था। तो वहाँ से बिलोंग करने वाली एक लड़की पोएट को दिखी। यहाँ पर हमको ध्यान रखना होगा, और ये आप जो भी इंग्लिश लिटरेचर की पोएम्स पढ़ते हैं उनको पढ़ते में ध्यान रख सकते हैं कि बाइबल की जो रेफरेंसेस हैं उनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इंग्लिश या वेस्टर्न लिटरेचर में। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एबिसीनिया की ही बात इसलिए की गई है क्योंकि बाइबल में जो वो रीजन है वो होली बाइबल से कई तरह से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर एबिसीनियन मेड को पोएट जब बोल रहे हैं तो बहुत ही दिव्य यानी डिवाइन और बहुत सुंदरता वो अपने आप समझ में आ जा रही है। जैसे कि हम नॉर्मली बोलते हैं ना कि स्वर्ग की अप्सरा लग रही थी वो, तो हम ऑटोमेटिकली उस रेफरेंस को समझ जाते हैं कि हमारे यहाँ कितना स्वर्ग की अप्सराओं का कितना रोल है कथा कहानियों में। वैसे ही एबिसीनियन मेड अलग से बोलना, सीधे जो पढ़ने वाला है अगर वो बाइबल की जानकारी रखता है तो सीधे वो रेफरेंस कनेक्ट कर लेगा कि ये बिब्लिकल एक तरह से, और लिटरेरी भी है क्योंकि पैराडाइज लॉस्ट पे भी इसके कई सारे रेफरेंसेस हैं। तो जॉन मिल्टन बहुत बड़े पोएट हैं, तो वहाँ से भी इसकी इंस्पिरेशन आ सकती है। और वो क्या बजा रही थी? डल्सिमर बजा रही थी। और वो किसके बारे में गा रही थी? माउंट अबोरा के बारे में। माउंट अबोरा हमको समझना होगा असली में कोई पहाड़ नहीं है, एक तरह से मिथिकल उसे एक पहाड़ कह सकते हैं, लेकिन एबिसीनिया में ही एक माउंटेन है माउंट अमारा, तो उससे इसकी इंस्पिरेशन आ सकती है। और अमारा के पास ही जो ब्लू नाइल नाम की एक रिवर है वो भी बाइबल में मेंशन्ड है। तो वो एक तरीके से ये बता रहे हैं कि जो वो मेड थी वो बहुत डिवाइन लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी, और वो गा रही थी माउंट अबोरा के बारे में। और माउंट अबोरा ऐसा भी माना जाता है कि मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट जो उनका बड़ा वर्क है, आपने सुना होगा उसका नाम, उसमें भी मेंशन किया है। कुड आई रिवाइव विद इन मी हर सिम्फनी एंड सॉन्ग टू सच अ डीप डिलाइट इट वुड विन मी that with music loud and long, I would build that dome in air, that sunny dome, those caves of ice. तो यहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं इस पोएम की, ताकि हमें इस पोएम का जो मेन थीम है, सेंट्रल थीम है, उसका पता लगता है यहाँ से। और जो अभी मेड की बात हो रही थी, जो कि डैमज़ल थी, जो कि पोएट ने देखी थी, वो कहा जाता है मैरी इवांस, जो कि पोएट का असल लाइफ में जो लव इंटरेस्ट थी लेकिन वो प्यार उनका पूरा नहीं हो पाया, वो उनसे इंस्पिरेशन हो सकती है उस डैमज़ल की। और साथ ही वो जो म्यूज़ होती है, पोएटिक इंस्पिरेशन को जो हम म्यूज़ कहते हैं, वो भी हो सकती है उनकी एक फ़ीमेल फिगर जिसको देखकर पोएट इंस्पायर्ड होते हैं। तो आप सोचेंगे कि ये पोएम असल में कहना क्या चाह रही है। एक बार तो हमें देखने को मिलता है कि पोएट उस जगह को डिस्क्राइब कर रहे हैं जहाँ कुबला खान ने अपना प्लेजर डोम बनवाने को बोला था, और दूसरे पॉइंट पर पोएट किसी डैमज़ल की बात कर रहे हैं। अचानक से उन्हें क्या विजन आ रहे हैं? तो एक बार फिर से एक तो हमें ये याद करना होगा कि एक ड्रीम विजन है, ये पोएम ही एक फ्रेगमेंट है, एक टुकड़ा है एक विजन का। और जब आप ड्रीम देखते हैं, आप पोएट की जगह रखकर खुद को देखिए, तो आपको काफ़ी रैंडम चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो पोएट की जो विजन है वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन थोड़ा रैंडम भी है, और ऐसा लगता है कि जैसे जैसे वो देखते जा रहे हैं हम भी उनके साथ नई नई चीज़ें देख रहे हैं। तो ये पोएम का जो ब्यूटी है
वो उसके डिस्क्रिप्शन में लाई करती है, बजाय इसके कि हम ये रीज़निंग करें कि पोएम ऐसी क्यों है, ये क्या हो रहा है। थोड़ी अनयूजुअल पोएम है। और दूसरी बात ये कि एक तरह की हमें रीज़निंग भी मिल सकती है इस पोएम में। पहली ही लाइन में पोएट कहते हैं कि कुबला खान ने आदेश दिया है प्लेजर डोम बनवाने का। अब ये प्लेजर डोम क्या हो सकता है? ये प्लेजर डोम, एक तो कुबला खान जो लिटरली प्लेजर डोम बनवा रहा है, और दूसरा ये कि पोएट एक तरीके से उस कुबला खान को, उस राजा को जो कि आदेश देता है और चीज़ें बन जाती हैं, कम्पीट करना चाहते हैं, कंपटीशन उससे लेना चाहते हैं एक पोएट की तरह, क्योंकि पोएट भी एक क्रिएटर होता है और उस जैसे ही वो सोचता है वैसे चीज़ें बन जाती हैं। पोएट ने पहले तो उस जगह का डिस्क्रिप्शन किया था, फिर उन्हें एक डैमज़ल दिखी, यानी एक पोएटिक इंस्पिरेशन जिससे वो भी कुछ ऐसा बना पाए जो कि कुबला खान के प्लेजर डोम जितना ही मैजेस्टिक हो, स्टेटली हो, ग्रैंड हो। अब इन लाइन्स को समझते हैं। Could I revive within me her symphony and song? तो पोएट कहते हैं उस डैमज़ल की जो सुर थे, जो सॉन्ग थे, उसके गाने थे, मधुर थी वो कितनी, क्या मैं फिर से अपने अंदर उन्हें फिर से जीवित कर सकता हूँ? यानी अपनी लेखनी में, अपनी आर्ट में उस सॉन्ग को, उस सिम्फनी को उतार सकता हूँ। To such a deep delight it would win me, that with music loud and long, I would build that dome in air, that sunny dome, those caves of ice. तो पोइट बोलते हैं कि अगर ऐसा हो जाए कि मैं उसके जैसा ही सॉन्ग और सिम्फनी को रिवाइव कर पाऊँ, फिर से जीवन डाल पाऊँ उनमें अपने अंदर, तो मैं कितना गहरी खुशी में, डिलाइट में चला जाऊँगा। वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। और पोइट बोलते हैं कि इतने खुश हो जाऊंगा मैं, इतना खुश हो जाऊंगा कि म्यूज़िक लाउड और लॉन्ग, ऐसे लंबे और ज़ोर के म्यूज़िक से मैं क्या करूंगा, एक डोम, एक गुंबद बना दूंगा एयर में। कुबला ने तो असली में बनवाया था, लेकिन पोइट कहते हैं मैं तो एयर में, हवा में एक डोम, एक प्लेजर डोम खड़ा कर दूंगा। और फिर वो बोलते हैं वही सनी डोम, जैसा कुबला ने आपको आदेश देकर बनवाया, मैं यूं ही अकेला खड़ा कर दूंगा अगर वो सॉन्ग और सिम्फनी मेरे अंदर फिर से रिवाइव हो गए तो। और वही डोम जिसमें केव्स ऑफ आइस थे, इस फ्रेज़ को वो पहले भी यूज़ कर चुके हैं लास्ट स्टैंजा में। तो पोइट कितना सुंदर है कि मैं अगर वो पोइटिक इंस्पिरेशन है, उसकी जो इंटेंसिटी है मेरे अंदर आ जाए, उस मेड का जो गाना था वो मैं फिर से एक बार गा पाऊँ अपने तरह से, तो फिर से मैं वो डोम खड़ा कर दूंगा जो कि कुबला ने आदेश दिया था, जिसका मैं यूं ही पोइट बनकर ही खड़ा कर दूंगा। और फिर पोइट बोलते हैं एंड ऑल हु हर्ड शुड सीम देम देयर एंड ऑल शुड क्राई बीवेयर बीवेयर। पोइट बोलते हैं कि जो भी वो म्यूज़िक सुनेंगे उन्हें वो केव्स ऑफ आइस भी दिखेंगे। डैम यहाँ पे प्लूरल है, यानी केव्स ऑफ आइस की वो पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, उस डोम की ही बात कर रहे हैं एक तरीके से। और सबके सब जब देखेंगे उसको, हवा में ये डोम बना हुआ होगा, तो सबके सब चिल्ला पड़ेंगे। क्राई मतलब यहाँ पर है चिल्लाना। और क्या बोलेंगे, बीवेयर बीवेयर, यानी बचकर रहो, बचकर रहो, सावधान सावधान, इस तरह से बोलेंगे। और फिर वो लिखते हैं His flashing eyes, his floating hair, weave a circle round him thrice। और वो बोलते हैं कि एक तरह से पोइट खुद को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो लोग चिल्लाने लग जाएंगे कि देखो उसकी फ्लैशिंग आइज़ है, यानी कैसी चमक है उसकी आँखों में, और उसके जो हेयर हैं वो हवा में कैसे तैर रहे हैं, और उसके जो हेयर हैं वो क्या कर रहे हैं, एक सर्कल बना रहे हैं, और वो सर्कल 3 बार बना रहे हैं हवा में ही। और फिर वो बोलते हैं एंड क्लोज योर आइज विथ होली ट्रेड फॉर ही ऑन हनी ड्यू हैथ फेड एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज। बोलते हैं कि जो लोग देखने वाले होंगे वो बोलेंगे कि सब लोग अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि एक बहुत पवित्र किस्म का डर इस आदमी से सबके मन में क्रिएट हो जाएगा। यानी पोइट खुद को इमेजिन कर रहे हैं कि जब मैं इतना इंस्पायर्ड हो जाऊंगा, पोइटिक इंस्पिरेशन से मैं कुछ भी बना पाऊंगा, तो मैं हवा में ऊपर उड़ जाऊंगा, और जो लोग मुझे देखेंगे वो कहेंगे सावधान सावधान, और उसे डिस्क्राइब करते हुए बोलेंगे कि सब लोग आंखें बंद कर लो, क्योंकि एक पवित्र किस्म का डर लग रहा है हमको इस आदमी से। और क्योंकि इसने क्या किया हुआ है, इस आदमी ने, इसने हनी ड्यू पिया है। हनी ड्यू एक बाइबल से ही जुड़ा हुआ टर्म है, एक तरीके का अमृत समझ लीजिए। और इसने पैराडाइस यानी कि हेवन जो है, स्वर्ग है, वहाँ का उसने दूध पिया हुआ है, यानी बहुत ही डिवाइन और दूसरी ही दुनिया का
पोइट हो जाएगा अगर वो इंस्पिरेशन उसके पास आ गई तो। वो हवा में ऊपर उठ जाएगा और सब चीज़ों के परे हो जाएगा। तो ये थी एस.टी. कोलरिज की पोएम कुबला खान की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। इसके कुछ स्टाइलिस्टिक फीचर्स भी देख लेते हैं। इस पोएम की राइम स्कीम अगर आप पढ़ने बैठें तो आप ट्रेस तो कर लेंगे, लेकिन वो थोड़ा इरेगुलर है, वो शिफ्ट होती रहती है स्टैंजा टू स्टैंजा। स्टैंजा में ही कोई कपलेट हो जाती है, कभी कभी शिफ्टिंग नेचर है इसका। तभी मैंने जो समझ में आया वो यहाँ पर लिख दिया है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। इस पोएम के फिगर्स ऑफ स्पीच देखिए तो एलिट्रेशन का काफ़ी यूज़ है। विजुअल इमेजरी तो है ही, एलिट्रेशन मतलब सेम साउंड वाले वर्ड्स, इसको हम स्टैंजा 1 के बाद भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप एक बार रीडिंग करेंगे आपको कई सारे वर्ड्स मिलेंगे। मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है, डीप डिलाइट आता है, लाउड एंड लॉन्ग आता है, और डेम्जिल और डल्सिमर को काफ़ी पास पास यूज़ किया गया है। फ्रेजेस का रेपिटेशन है, जैसे कि आपको याद होगा केवन्स मेजरलेस टू मेन था, फिर वो सेकंड स्टैंजा में भी था, केव्स ऑफ आइस भी था, फिर से वो थर्ड स्टैंजा में रिपीटेड था। और एक्सक्लेमेशन मार्क्स हैं, जो जैसे कि अपनी खुद का आश्चर्य पोइट व्यक्त कर रहे हों, उसको दिखाने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क्स यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह यूज़ किए गए हैं। साथ ही सिमिलीज का यूज़ है, यानी लाइक या एज लगा के कंपैरिजन करना, और ख़ासकर सेकंड स्टैंजा में आपको इसके कई सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। थीमेटिक फीचर्स को देखें तो ये पोएम एक कलाइडोस्कोप की तरह है। कलाइडोस्कोप आप जानते ही होंगे, आपको पिक्चर्स दिखाई देती हैं उसमें कई सारी, तो वैसे ही इस पोएम में कई सारी पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं, और हम इसको अलग अलग वेज़ में इंटरप्रेट भी कर सकते हैं और इमेजिन भी कर सकते हैं। वर्ड्स भले ही पोइट के हैं, लेकिन हर पढ़ने वाले के दिमाग में अलग अलग इमेजेस बनती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एल्फ रिवर का मेरा जो इमेजिनेशन है वो अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है। वैसे ही उन गहरी गुफाओं का मेरा और आपका इमेजिनेशन डिफरेंट हो सकता है। तो ये पोएम जितनी बार पढ़ी जाती है उतनी बार नई लगेगी, क्योंकि कोई ना कोई कुछ नया, कुछ अलग ढंग से इमेजिन कर ही लेगा। ये पोएम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इंग्लिश रोमांटिक पोइट्री का, क्योंकि रोमांटिक पोइट्री अक्सर नेचर से जुड़ी हुई पोइट्री है। तो इस पोएम में भी नेचर का डिस्क्रिप्शन है, ब्यूटी है नेचर की। और एक और फीचर है कि ओरिएंट यानी ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ पोइट का जो अट्रैक्शन है वो भी दिखता है। पोइट एक ईस्टर्न कंट्री को ही डिस्क्राइब करते हैं। और एक और एलिमेंट है रोमांटिक पोइट्री का, सुपर नेचुरल टच। एक सुपर डीमन लवर की बात की गई है, बड़ा ही अलग सा माहौल बनाने की कोशिश की गई है। इस पोएम का मेन थीम है पोएटिक इमेजिनेशन, यानी पोइट्री की जो कल्पनाशीलता होती है, और ड्रीम्स और इमेजिनेशन भी है, क्योंकि ड्रीम्स के थ्रू और ड्रीम्स के साथ हमारी कल्पना जब जुड़ जाती है तब वो कैसी होती है। ओरिएंटल ब्यूटी एक एलिमेंट होने के साथ साथ थीम भी है, क्योंकि वो पूरी पोएम को ड्राइव करता है। और आर्ट की जो पावर है पोइट को और रीडर को दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर देने की, वो दिखती है। हमें पोएम पढ़ते पढ़ते उसी जगह पहुंच जाते हैं, और साथ ही पोइट भी अपने ड्रीम का ही एक पार्ट हो जाते हैं, ड्रीम देखने वाले होते हुए भी। और साथ ही वो कुबला के मन में क्या चल रहा है, वो वॉर की प्रोफेसी सुन रहा है, ये भी उन्हें पता है, और ट्रांसपोर्ट कर कर वो कुबला को टक्कर भी देना चाहते हैं अपनी पोइटिक इमेजिनेशन से। तो कितना कॉम्प्लेक्स एक ब्लैंड बन जाता है जो अपने आप में बड़ा ही खूबसूरत है। तो ये थी एस.टी. कोलरिज की फेमस पोएम कुबला खान की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर ये कंप्लीट होती है, साथ ही एनालिसिस भी कंप्लीट होता है। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप मंडे टू फ्राइडे आने वाली अपडेट्स के साथ टच में रहें। आप कमेंट में बता सकते हैं कि आगे मैं कौन से टॉपिक्स पर इस चैनल पर वीडियो बना सकती हूँ। अगर आपका एग्ज़ाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योरसेल्फ।